हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक सीरीज़ रन कर रहा था और इस सीरीज़ में न्यू लॉन्गमैन विस्टास के क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर को एक एक करके मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा था और साथ ही साथ मैंने इसके एक्सरसाइज के भी वीडियोस बना रखे हैं। तो एक्सरसाइज के वीडियोस तो मैंने चैप्टर 8 या 9 तक के बना रखे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो मैंने केवल चैप्टर 3 का तक का ही किया था। तो चैप्टर 1, 2, 3 को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक अवेलेबल करवा दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और आपके मोबाइल के स्क्रीन पे जो लिंक आ रहा है आई बटन का, उस पर भी क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। बीच में मेरे कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स थे, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स थे। मैं प्रिपरेशन भी करता हूँ। गवर्नमेंट सर्विस आखिर में किसे नहीं चाहिए, तो बिज़ी होने के नाते मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अब मुझे टाइम मिला है, अब मैं फ्री हूँ, तो अब मैं चैप्टर 4 से फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 न्यू लॉन्गमैन विस्टास के चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। आपके चैप्टर 4 का नाम है द मुग़ल एम्पायर। ठीक है, अब इसमें आपको मुग़ल एम्पायर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। हम लोग पेज नंबर 24 पे हैं। सबसे पहला जो हेडिंग आपकी बुक में दिया गया है वो है द मुगल्स। ठीक है, ये जो मुगल्स हैं ना, वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि फादर के साइड से वो क्या हैं, तो जो मंगोल ट्राइब का जो वॉरियर था चंगेज़ खान, ये उसके डायनेस्टी से आते हैं, उसके वंशज हैं। और ये मंगोल कहाँ आजकल कहाँ है, तो आजकल आपने सुना होगा एक नाम, एक कंट्री का मंगोलिया। तो मंगोलिया के आसपास से मंगोलिया ही था वो, एक तरह से आप कह सकते हैं। बाद में मंगोलिया बना। ठीक है, पहले तो वो चाइना का ही पार्ट था। तो चाइना और सेंट्रल एशिया कि ये जो ट्राइब्स थे, ठीक है, आदिवासी जाति थे ये, तो उसका था आपका सबसे पावरफुल योद्धा था, वॉरियर था चंगेज़ खान। तो ये मानते हैं मुग़ल की फादर साइड से ये चंगेज़ खान के डायनेस्टी हैं। ठीक है, और मदर साइड से उसके हैं। ठीक है, मंगोल हैं। और फादर साइड से क्या हैं, तो तैमूर के जनरेशन के हैं। तैमूर लंग एक वॉरियर था, एक अटैकर था। उसने दिल्ली पे 1398 में अटैक किया था। ठीक है, तो फादर साइड से मानते हैं कि ये तैमूर के 5th जनरेशन के डायनेस्टी के वंशज हैं। और मदर साइड से मानते हैं कि ये क्या हैं, तो चंगेज़ खान यानी मंगोल ट्राइब के ये डायनेस्टी के हैं। ये जो वर्ड आपका मंगोल आया है ना, मुग़ल जो वर्ड आया आपका, ये मंगोल से ही निकला हुआ है। ठीक है, ये जो मुग़ल थे ये तिमुरीद ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। तो तिमुरीद ट्रेडिशन में था क्या कि जो राजगद्दी होती थी, जो पावर होता था, जो राजा बनते थे, वो भाइयों के बीच जो है कि ट्रांसफ़र होता था, भाइयों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो अगर किसी भाई के मन में ज़्यादा लालच आ गया, किसी ब्रदर के मन में ज़्यादा लालच आ गया, तो वो अपने और भाइयों को मार करके और अकेला राजा, ठीक है, सिंगल हैंडेड अकेला राजा बनने का ट्राई करता था। तो इस प्रकार की कई चीज़ें आप मुग़ल एम्पायर में देखने को मिलेंगी। जैसे जब औरंगजेब का टाइम आया तो औरंगजेब अपने सभी भाइयों को मार करके तो वो अकेला राजा बना था। इस प्रकार के कई सारे आपको एग्जाम्पल मुग़ल एम्पायर में मिलेंगे देखने के लिए। तो वो ऐसा क्यों था, क्योंकि तिमुरीड जो ट्रेडिशन था, जो परंपरा थी राजगद्दी सौंपने की या पावर ट्रांसफ़र करने की, तो वो भाइयों के बीच, ब्रदर्स के बीच ही बट जाती थी। ठीक है, तो अगर सारे भाई सही होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई भाई ज़्यादा लालची हो जाता था तो आपस में स्ट्रगल होता था, आपस में वार वगैरह, युद्ध लड़ाई वगैरह भी हुआ करता था। तो अगला आपका छोटा सा हेडिंग है बाबर। तो जो इंडिया में मुग़ल एम्पायर की स्टार्टिंग होती है, तो बाबर ही पहला जो है कि मुग़ल एम्पायर था। तो 1526 में ये मुग़ल एम्पायर बनता है, राजा बनता है। और 1530 में ही ये इसकी डेथ हो जाती है। यानी ये केवल 4 ईयर, केवल चार साल ये राजा रह पाता है। तो बाबर इंडिया का एम्पायर, मुग़ल एम्पायर का एम्परर यानी कि किंग बनने से पहले, ठीक है, ये आपके सेंट्रल एशिया में अफ़गानिस्तान में फ़रगना नाम का एक छोटा सा राज्य था।
तो फरगना में ये रहता था, वहीं पे ये राज करता था। 1494 की बात है, ठीक है। फिर वहाँ उज़्बेकों ने, उज़्बेकिस्तान के लोगों ने, ठीक है, अटैक कर दिया और इसको वहाँ से निकाल बाहर फेंका। तो इसने काबुल में अपनी एक अलग छोटी सी दुनिया बसाई और एक उसने कुछ टेरिटरी को जीत लिया, कुछ ज़मीनें जीत ली और 1504 में ये काबुल में राज करता था, ठीक है। तो जिस टाइम 1504 के आसपास ये बाबर जो है कि काबुल में राज करता था, वहाँ का ये छोटा मोटा राजा था, उसी टाइम दिल्ली में, इंडिया में दिल्ली में लोदियों का शासन था। लोदी भी अफ़गान वंश के ही थे, अफ़गानी ही थे। तो जब सिकंदर लोदी की डेथ हो गई इंडिया में, तो थोड़ा सा दिल्ली का जो एम्पायर था, जो दिल्ली सल्तनत थी, वो थोड़ी सी कमज़ोर होने लगी। तो उस समय पंजाब का गवर्नर था दौलत खां। तो दौलत खां जो पंजाब का गवर्नर था, उसने बाबर को उकसाया, बाबर के कान भरे कि आप इंडिया पे अटैक करिए और दिल्ली पे अटैक करके दिल्ली को जीत करके वहाँ का आप एम्परर बन जाएं, वहाँ का आप राजा बन जाएं। तो दौलत खां की बात बाबर को अच्छी लगी, बाबर ने उसकी बात माना, ठीक है। और वो पॉइंट जो आपकी बुक में नहीं दिया है, मैं भी उसे आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो पंजाब में ही एक इलाका आता था समरकंद का, ठीक है। तो बाबर जो है कि समरकंद पे अटैक करना चाहता था। समरकंद पे अटैक करके वो अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहता था और धीरे धीरे पूरे पंजाब को अपने कब्ज़े में लेना चाहता था। तो पूरे पंजाब को अपने कब्ज़े में लेने के लिए समरकंद को जीतना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो इंडिया बाबर आया, दिल्ली पे राज करने की उद्देश्य से नहीं आया था, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। उसका ऑब्जेक्टिव था कि समरकंद पे अटैक करके समरकंद को जीतना। लेकिन फिर बाबर की इच्छाएं बढ़ती गईं और 1526 में बाबर ने अटैक किया इब्राहिम लोदी पर। वो पानीपत का वॉर था, ठीक है। तो पानीपत के वॉर में बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया, हराया और धीरे धीरे क्या किया उसने, दिल्ली को धीरे धीरे वो जीत लिया। और उसके बाबर का एक और भी वार हुआ था इंडिया में राणा सांगा के साथ, जो मेवाड़ के राजा थे, महाराणा सांगा। उनका पूरा नाम था महाराणा संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह राणा सांगा के नाम से फेमस थे। तो 1527 में खानवा के वार में राणा सांगा भी हार गए और 1528 में, ठीक है, चंदेरी में उन्होंने राजपूतों को हराया, बाबर ने राजपूतों को हराया, ठीक है। और उसके बाद से धीरे धीरे बाबर ने दिल्ली को जीत लिया और उसके बाद से मुग़ल एम्पायर जो था इंडिया में इस्टेब्लिश होने लगा। 1530 में जब बाबर की डेथ हो गई, तो बाबर का जो लड़का था हुमायूं, वो हुमायूं क्या किया कि 1530 में गद्दी पर बैठा, यानी अगला एम्परर वो हो गया, ठीक है। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो जो अफ़गानी थे, ठीक है, जो अफ़गानी थे वो नज़र गड़ाए बैठे थे कि कब बाबर कमज़ोर होगा और कब हम दोबारा गद्दी पर बैठ जाएं। क्योंकि बाबर जिनको हरा के दिल्ली जीता था, लोधी वंश, वो अफ़गानी ही थे। तो बहुत सारे अफ़गानी सरदार अभी भी वहाँ थे और वो चाहते थे कि हमसे जो छीना गया है वो दोबारा हम मुग़लों से छीन लें। तो हुमायूं को अफ़गान सरदारों के साथ लड़ना पड़ा, ईस्ट में भी लड़ना पड़ा, वेस्ट में भी लड़ना पड़ा, ठीक है। और उसके साथ साथ हुमायूं को अपने भाइयों से भी लड़ना पड़ा, क्योंकि उसके कुछ भाई थे जो अफ़गानी सरदारों से मिल गए थे, ठीक है। और मिल करके हुमायूं के खिलाफ़ क्या कर रहे थे, कॉन्स्पिरेंसी कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे। उसके बाद से जिस समय हुमायूं राजा बना था, एम्परर बना था, तो बिहार में, ठीक है, बिहार में शेर खान नाम का एक शासक हुआ करता था। तो उस जो बाद में शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता था और सूर डायनेस्टी का वो राजा था, ठीक है। जब सूर डायनेस्टी का वो राजा था तो उसे सूरी भी कहा जाता था, तो बाद में उसका नाम पड़ गया शेर शाह सूरी। तो आज बिहार में जो आज सासाराम है, तो उस टाइम वो वहीं का राजा हुआ करता था। मॉडर्न डे में बिहार में जो सासाराम जगह है, सासाराम में ही उसका मकबरा बनाया गया है शेर शाह सूरी का। तो शेर शाह सूरी से और हुमायूं की भिड़ंत हो गई, टक्कर हो गई, क्योंकि शेर शाह भी अपना अपना ज़मीन बढ़ाना चाहता था, अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था, और हुमायूं भी अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था। तो जाहिर सी बात है दोनों में लड़ाई होना स्वाभाविक थी। तो उसके बाद से तो दोनों राजा अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा इलाका, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया वो जीतना चाहते थे। तो चौसा
चौसा नाम का स्थान था। वहाँ पे शेर शाह सूरी की हुमायूं से लड़ाई हुई, टक्कर हुई, भयंकर युद्ध हुआ। और फिर 1540 में उसके एक साल बाद कन्नौज नामक स्थान पे भी युद्ध हुआ। इन दोनों युद्ध में शेर शाह सूरी जीत गया और हुमायूं की बुरी तरीके से हार हुई। और इसके साथ ही हुमायूं को फारस भागना पड़ा, पर्शिया भागना पड़ा। आजकल जो आपका ईरान है ना, वो उस ज़माने में पर्शिया या फारस कहा जाता था। तो इस तरीके से सासाराम बिहार तो पहले से ही शेर शाह सूरी के कब्जे में था और अब दिल्ली की गद्दी भी उसके कब्जे में आ चुकी थी। शेर शाह सूरी ने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया, रुपया। जो रुपया चलता है, एक तरह से कह सकते हैं, तो रुपया सबसे पहले उसने ही इंट्रोड्यूस किया था। और मिलिट्री के लिए पोस्टल सिस्टम, यानी सैनिकों के लिए डाकखाने की व्यवस्था, पोस्टल की व्यवस्था उसने किया था। और लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी भी उसने अपनाई थी। लैंड रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि भाई ज़मीन पे आप जब खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उससे कुछ टैक्स राजा लेते हैं। जो भी उस इलाके का राजा होता था, एम्परर या सम्राट होता था, वो कुछ न कुछ क्या लेता था, उससे टैक्स लेता था। और बाकी लोग जो थे, तब ऐसा माना जाता था कि जितनी ज़मीन है उस स्टेट में, वो सब के सब राजा की हैं। तो डेमोक्रेसी तो थी नहीं, गवर्नमेंट तो थी नहीं। हम और आप वोट दे करके अपना पीएम या सीएम तो चुनते नहीं थे। उस टाइम मोनार्की सिस्टम था, राजाओं का सिस्टम था, सम्राट का सिस्टम था। तो उस ज़माने में जितनी भी ज़मीनें होती थीं, वो जो वहाँ का राजा होता था उसकी मानी जाती थी, उसी की होती थी। और जिनको वहाँ पे एग्रीकल्चर करना होता था या खेती करना होता था, तो वो राजा को कुछ टैक्स दे करके और उसके बदले वो खेती करते थे। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी शेर शाह सूरी ने अच्छे से सुधार दिया था। ठीक है। और उसके बाद से, और उधर हुमायूं, ठीक है, हुमायूं भी चुप नहीं बैठा था। उसको भी अपना राज्य जाने का दुख था, तो वो भी तैयारी कर रहा था। तो पर्सियन जो किंग था, ठीक है, शाह तहमास्प, जो फारस का या पर्सियन का जो किंग था, शाह तहमास्प, हुमायूं ने उसकी मदद ली। उसकी मदद से हुमायूं फिर खड़ा हुआ, ठीक है, और अपना सेना वगैरह फिर से, अपनी आर्मी को फिर से उसने ऑर्गेनाइज़ किया। और काबुल और कंधार पे अटैक करके उसने काबुल और कंधार को जीत लिया। फिर काबुल और कंधार को जीतने के बाद उसने दिल्ली पर भी अटैक किया और दिल्ली को फिर से अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है। तो लगभग 1555 के आसपास, जब शेर शाह सूरी की डेथ हो चुकी थी, तो 1555 के आसपास दिल्ली फिर से मुग़लों के कब्जे में आ गया। तो लगभग 1556 में ये इसकी मौत हो गई। ठीक है। और उसके बाद उसका लड़का जो अकबर था, वो अगला मुग़ल इम्परर बनता है। अकबर कैसा राजा था, अकबर राजा कब बना, इम्परर कब बना, इन सब बातों की जानकारी का दो सोर्स है। एक आपका अकबरनामा है और दूसरा आपका आईने अकबरी है। ठीक है। अबुल फजल ने इन दोनों बुक्स को लिखा था। ठीक है। तो उन्हीं सब बुकों से हमें जानकारी मिलती है, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अकबर के जो दरबार था, जो उनका कोर्ट था, उसमें 9 महान लोग रहा करते थे, जिनको ज्वेल्स कहा जाता था, नवरत्न कहा जाता था अकबर के कोर्ट में। और उन्हीं महान लोगों में से एक आपके थे बीरबल। तो बीरबल भी क्या थे, नवरत्न थे। तानसेन भी इन्हीं के दरबार में, कोर्ट में रहा करते थे। तो आईने अकबरी से हमको अकबर के समय के जो रिच स्टैटिकल्स थे, जो क्रॉप के बारे में, प्राइसेस के बारे में, आर्मी के बारे में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में, टेम्परामेंट के बारे में, बहुत सारी जानकारियाँ उसमें लिखी गई हैं। वहाँ से हमको ये जानकारियाँ मिलती हैं। एक ये भी जानकारी मिलती है कि अकबर जो है कि 13 ईयर्स का था, 13 साल का था जब हुमायूं की डेथ हुई। तो 13 साल के एज में ही वो राजा बना दिया गया। लेकिन चूंकि वो 13 साल का था तो वही बच्चा था, तो बैरम खान नाम का एक आदमी था, ठीक है, बैरम खान को उसका ट्यूटर बनाया गया, केयर टेकर बनाया गया। ठीक है। तो बैरम खान ने उसको अच्छे से ट्रेन किया, ट्रीट किया। ठीक है। और एक तरह से अब ये भी कह सकते हैं कि जो बैरम खान था, वो वकील बन गया उस किंगडम का। और उसका वकील बनने के बाद उसने टाइटल क्या लिया, खाने खानम का। ठीक है। खाने खानम का उसको टाइटल मिल गया और वो अकबर के नाम से शासन करने लगा। यानी एक तरह से राजा तो अकबर ही था, लेकिन चूंकि वो बच्चा था, 13 ईयर्स का था, तो वो डिसीजन नहीं कर पाता था, फैसले नहीं ले पाता था। तो अकबर के बिहाफ पे डिसीजन कौन लेता था, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेते थे, तो बैरम खान लेता था। ठीक है। जब अकबर राजा बन गया,
तो जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना घटी वो ये घटी कि सूर डायनेस्टी का जो वज़ीर था हेमू, ठीक है, शेरशाह सूरी को अभी मैंने आपको बताया था। शेरशाह सूरी के मौत के बाद हेमू हेमू एक हिंदू था, ठीक है, वो एक हिंदू था। तो हेमू जो है कि उसने फिर से अपनी सत्ता खड़ी की और सासाराम पे वो राज करने लगा। तो अकबर की आर्मी का हेमू की आर्मी से भी लड़ाई हुआ, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि लड़ते ही समय अकबर हार रहा था, अकबर की आर्मी हार रही थी और हेमू जीत रहा था। अचानक एक तीर आता है और हेमू की आंख में आकर के लग जाता है, जिससे हेमू का बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है, और वो लड़ाई को हार जाता है। तो ये था आपका पानीपत का सेकेंड बैटल का किस्सा। ये पानीपत के सेकेंड बैटल में हुआ था 1556 में, ठीक है। तो 1556 में ये घटना घटी। तो हेमू किसी तरीके से हार गया, तीर आंख में तीर लगने के नाते। नहीं तो अगर वो जीत जाता तो मुग़ल उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो जब वो हार गया तो फिर मुग़लों के लिए रास्ता क्लीन हो गया और उसके बाद से मुग़ल अपना धीरे धीरे एक्सपेंशन करने लगे, अपने ज़मीन को, जायदाद को, राज्य को वो बढ़ाने लगे। तो अकबर के समय एक मुश्किल बात ये थी कि उस टाइम सरदार हुआ करते थे, ठीक है, सरदार का पोस्ट हुआ करता था। तो ये जितने नोबल थे, जितने सरदार थे, वो पावरफुल थे, ठीक है, वो आपस में ही लड़ा करते थे। तो इससे मुग़ल एम्पायर के कमज़ोर होने का खतरा था। तो इसका एक भाई था, ठीक है, जिसका नाम मिर्ज़ा हाकिम था और वो उस टाइम काबुल का गवर्नर था। तो इसने अकबर को चुनौती दी कि मैं राजा बनने लायक हूँ। तो अकबर में और इसमें लड़ाई हुई, अकबर ने उसको हरा दिया और वो चुपचाप हो गया, ठीक है। उसके बाद से जब अकबर की पावर बढ़ रही थी तो जो उज़्बेक सरदार थे, वो अनहैप्पी थे, वो उससे खुश नहीं थे और वो बराबर अकबर को हराने का, अकबर को गिराने का, ठीक है, या उसको कमज़ोर करने का वो बराबर षड्यंत्र रचा करते थे। और उधर अकबर ने अपना पावर बढ़ाना शुरू किया और अपने राज्य, अपने स्टेट को बढ़ाना शुरू किया। तो फिर अकबर की लड़ाई राजपूतों से हुई, गुजरात में अफ़गानों से हुई, बिहार और बंगाल में भी वहाँ के शासकों से हुई, और डेक्कन के राजाओं से भी, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये डेक्कन के राज्य उस टाइम कहे जाते थे। तो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर के राजाओं से भी लड़ाई हुई, बिहार बंगाल के नवाबों से भी इसको लड़ना पड़ा, और फिर सेंट्रल इंडिया के आसपास उसको राजपूतों से भी लड़ना पड़ा, ठीक है। सेंट्रल और नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ में इसको राजपूतों से भी लड़ना पड़ा। तो 1570 से लेकर के और 1585 तक अकबर ने, ठीक है, गुजरात जीत लिया, बिहार जीत लिया, बंगाल जीत लिया और अफ़गानों को भी कमज़ोर कर दिया। और 1585 से लेकर के 1591 के बीच में अकबर ने काबुल, कलंदर और काबुल, कांधार, कश्मीर और सिंध, काबुल, कांधार, कश्मीर और सिंध, इस पे भी अपना कंट्रोल कर लिया, इसको भी अपने कब्ज़े में कर लिया। और 1590 के बाद अकबर ने डेक्कन को भी जीतने का मन बनाया था, ठीक है। तो धीरे धीरे उसको भी अपने कंट्रोल में इसने कर लिया। डेक्कन भी इसके कंट्रोल में धीरे धीरे होता चला गया। तो एक तरह से देखा जाए तो जो मुग़ल थे, ठीक है, वो डेक्कन को भी अपने कब्जे में कर लिए, अहमदनगर को भी जीत लिया, बरार को भी जीत लिया और खानदेश को भी अपने कब्जे में इसने कर लिया। तो अकबर का जो राजपूतों से, ठीक है, पहले तो अकबर का राजपूतों से बराबर 36 का आंकड़ा रहा। अकबर की आर्मी में और राजपूतों की आर्मी में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। फिर इनके बीच दोस्ती भी हुई। अकबर जानता था कि राजपूत वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, वो लड़ाई से पीछे नहीं हटते। तो कुछ राजपूतों को उसने दोस्ती कर ली और कुछ कुछ पे अटैक किया, कुछ के साथ दोस्ती कर ली, कुछ को अपने दरबार में, कुछ को अपने राज्य में पोस्ट दे दिया, ठीक है, रेस्पेक्टेड पोस्ट दे दिया। तो किसी तरीके से वो मैनेज करके राजपूतों को धीरे धीरे मैनेज वो करने लगा और लगभग पूरा अपना एक्सपेंशन वो कर लिया। अकबर के समय बहुत सारे राजपूत उसके दरबार में मनसबदार हुआ करते थे। मनसबदार एक अच्छा खासा पोस्ट हुआ करता, पावरफुल पोस्ट हुआ करता था। यानी इसने राजपूतों से फ्रेंडशिप भी की, जो राजपूत नहीं मानते थे उन पर अटैक भी किया, उनके साथ लड़ाइयाँ भी लड़ी, राजपूतों से इसके संबंध भी थे, अच्छी दोस्ती भी थी। तो काफ़ी सारी टैक्टिक्स अपना करके
ये राजपूतों को बैलेंस करने में कामयाब हो गया। नीचे जो मैप दिया है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम का यानी 16 या 17 सेंचुरी का मुग़ल एम्पायर था, जो कि कांधार से लेकर के और बंगाल तक फैला हुआ था। इसको आप अच्छे से यहाँ देख सकते हैं। अकबर ने बहुत सारे राजपूतों को तो मैनेज कर लिया, लेकिन एक राजपूत थे जो अकबर से मैनेज नहीं हुए, और उन्होंने कभी भी अकबर के अंडर काम करना या अकबर के अंडर रहना नहीं समझा। वो थे महाराणा प्रताप। राणा प्रताप मेवाड़ के उसमें राजा थे, और मेवाड़ को छोड़ करके लगभग पूरे राजपूताने पे, पूरे राजस्थान पे अकबर का कब्जा था। तो कुछ तो उसने डायरेक्ट अटैक करके जीता था और कुछ से दोस्ती करके जीती थी। तो मेवाड़ के जो राणा प्रताप थे वो अमर सिंह के लड़के थे। उससे पहले अमर सिंह राज किया करते थे, अमर सिंह के लड़के थे। तो अकबर ने चित्तौड़ पे अटैक कर दिया 1568 में। तो मेवाड़ के बगल में ही वो चित्तौड़ था, ठीक है। चित्तौड़ पे अटैक कर लिया 1568 में, चित्तौड़ को जीत लिया, और रणथंभौर को जीता 1569 में। तो चित्तौड़ और रणथंभौर ये दो मेन किले थे, दो मेन फोर्ट थे। तो जब जीत लिया तो अकबर की पोजीशन और भी स्ट्रांग हो गई, ठीक है। तो उसके बाद से उन्होंने राणा प्रताप को मैसेज भिजवाया कि आप हमारे अंडर हो जाइए, ठीक है, और हमको राजा के रूप में मान लीजिए। तो महाराणा प्रताप ने कहा जीते जी तो ऐसा नहीं हो पाएगा, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक अपने राज्य का राजा मैं ही रहूँगा, किसी बाहरी को मैं राजा नहीं मान सकता। तो अकबर ने अपनी आर्मी भेज दी लड़ने के लिए। अकबर खुद नहीं गया। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अकबर महाराणा प्रताप से डरता था। और देखा ये भी जाए तो अकबर डायरेक्ट जो है कि महाराणा प्रताप से कभी वार नहीं किया, कभी लड़ाई उनसे नहीं की। वो अपने सरदारों को, अपने आर्मी लीडर्स को भेजता था लड़ने के लिए। तो हल्दी घाटी नाम की जगह पे राणा प्रताप की आर्मी में और अकबर की आर्मी में वार हुआ, और ये वार हुआ 1576 में, ठीक है। गोगुंदो नाम की जगह पर, जिसको हल्दी घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। और मुग़ल जो आर्मी थी वो मान सिंह उसको लीड कर रहे थे। अंबर के राजा मान सिंह, जो उनके अकबर के दोस्त बन चुके थे, उन्होंने अकबर को राजा एम्परर मान लिया था। राणा प्रताप, ठीक है। तो उस लड़ाई के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में आज भी कुछ क्लियर नहीं है। कई किताबें कहती हैं कि उस लड़ाई में अकबर की सेना जीती थी, और मॉडर्न डेज में जो रिसर्च हुए हैं उनमें ये भी पता चला है कि अकबर की सेना नहीं जीती थी, महाराणा प्रताप की आर्मी उस युद्ध में जीती थी। और ये भी कहा जाता है कि वो वार ख़त्म होने के बाद राणा प्रताप छिप करके रहने लगे, जंगलों में रहने लगे, और जंगल से ही, ठीक है, वो अकबर की आर्मी को टारगेट करते रहे, और गोरिल्ला वार टेक्निक उन्होंने अपनाई और अकबर के नाक में दम कर दिया। बहुत सारे मुगलों को महाराणा प्रताप ने ठिकाना लगाया, उनको मारा, और जब तक महाराणा प्रताप जिंदा थे तब तक अकबर के कब्जे में वो नहीं आए। अकबर कभी भी उनको पकड़ नहीं पाया, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो मैंने सोचा है कि इसको मैं वन नहीं, कम से कम 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करूँ, तो ठीक है। हाँ, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना न भूलें। तो बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को देखते रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए, और अपना प्यार हमें देते रहिए।